हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 417। इसका सैंपल पेपर 2025-26 जो इस बार के लिए है, उसका सेक्शन बी। ठीक, हमने इसके पहले सेक्शन एक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया विद एक्सप्लेनेशंस। ये नहीं कि सिर्फ आंसर और क्वेश्चन, आंसर और क्वेश्चन, क्वेश्चन और आंसर, वैसे नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन कौन से ऑप्शंस थे, उन सारे ऑप्शंस में क्या क्या काम थे, वो सब हमने किए हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है, और जो ऑप्शन गलत थे उनके वही हमने देखा कि क्यों गलत थे, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल आवर टाइम जो होता है वो 2 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स होता है क्या, 50 मार्क्स। तो सेक्शन ए जो हमारा होता है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, 24 मार्क्स के होता है। ठीक है, 24 मार्क्स हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो है हमारा सेक्शन बी। और ये जो सेक्शन बी होगा हमारे लिए कितने मार्क्स होगा, इट विल बी ऑफ 26 मार्क्स। और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये है हमारा सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 के बच्चों, सैंपल पेपर 2025-26 है, ये सेक्शन बी हम करने वाले हैं। और ये जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको लिख के जवाब देना होता है। ठीक, इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सारी सीरीज कर ली है। नाउ इसमें क्या है, सबसे पहला जो सेक्शन आता है उसमें कहता है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5, यानी 5 क्वेश्चन में सिर्फ किसी 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसलिए 2 मार्क्स ऑफ, सॉरी, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। सो दैट मींस फुल मार्क्स कितने मिलेंगे इसमें, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और आपको 20 to 30 वर्ड्स पे क्या कर देना है, आंसर को दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन। अब इससे आसान क्वेश्चन तो खैर शायद आ ही नहीं सकता 11th में। नाउन प्रोनाउन अगर पूछे तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो नाउन क्या होता है, जैसे रिया क्या है, एक नाम है, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है वो क्या है, एक प्रोनाउन है, यानी कि जो नाउन के बदले वर्ड को यूज करते हैं, नाउन को डिनोट करने के लिए ही जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटिंग द नेम। अब बार बार मैं हर बार रिया 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 लिखूं तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। बार बार हम यहाँ पे लिखते फिर रिया स्टडीज डेली, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, तो हर क्लास। तो इस तरीके से बार बार रिया लिखना इज नॉट गुड। सो हम क्या यूज करते हैं, उसके बदले सी को यूज करते हैं। प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी प्रोनाउंस क्या करते हैं, हमारे सेंटेंसेस को आसान बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये एग्जाम्पल भी देना होता है आपको। और मैंने यहाँ लिख दिया, हियर शी इज अ प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिया, यानी कि रिया के बदले हमने क्या यूज किया है, सी को यूज किया है। Now let's move to the next question. Question number 7. List 4 steps of build self motivation. स्टेप्स मतलब आपको लिखने हैं, 4 स्टेप्स लिखने हैं जिससे आप सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सके। तो देखो क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन, क्या होता है कि मुझे खुद से मोटिवेट होना है, ये नहीं कोई एक्सटर्नल आके मुझे मोटिवेट करे। सेल्फ मतलब खुद से, जैसे मुझे खुद से लगना चाहिए कि मुझे क्लास 10 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चों का वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं खुद के माइंड को कैसे प्रिपेयर करूंगा इस चीज के लिए कि ठीक है, क्लास 10 के बच्चे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, मुझे इनको पढ़ाना है, या मुझे जो है हर रोज जो है वो एक वीडियो या 2 वीडियो या हर वीक में 5 वीडियोस जो है वो बनानी है, सो दैट यूट्यूब चैनल पे मैं अपने डाल सकूं। ठीक है, तो ये जो हमारा सोच है ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, हम खुद को मोटिवेट करते हैं। तो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन मींस पुशिंग आवरसेल्फ, खुद को हम पुश कर रहे हैं टू डू आवर वर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डू आवर वर्क, यानी कि हम खुद को पुश कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, विदाउट एनीवन फोर्सिंग अस। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो जबरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है। जैसे भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आपको अभी कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप खुद से पढ़ो, आपके दिमाग में खुद ही आएगा, अरे नहीं मेरे को पढ़ना, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने नहीं ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, लाइक दैट। ठीक है, तो 4 स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन आर, पहला, सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स, यानी कि आप अपने लिए क्लियर गोल रखिए। जैसे कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब आपका गोल क्या होना चाहिए कि हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। कि पूरा सिलेबस पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, प्लस जो मैं है एसक्यूपी और पीवाईक्यू कम से कम पिछले 5 सालों का अगर मिल जाए तो जरूर कर लूंगा, या जितने भी सालों का मिल जाए तो जरूर कर लूंगा। तो ये आपने एक रियलिस्टिक गोल तय किया। ठीक है, क्लियर भी है आपको कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, मुझे एसक्यूपी और पीवाईक्यू भी कर लेना है। नाउ थिंक पॉजिटिवली, हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं यार इतना कुछ कैसे होगा, नहीं नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। एंड बिलीव दैट यू कैन अचीव दिस, और आप बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कैसे होगा, आपको अपने आप पे बिलीव नहीं रहेगा तो कौन आप पे बिलीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
मेक अ प्रॉपर प्लान एंड फॉलो इट रेगुलरली। एक प्लान बनाइए इसके लिए, जो भी आपको अचीव करना है गोल, ये 2 गोल है आपके, इसको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाइए कि ठीक है मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर मैं पहले एक एक्सक्यूपी करूंगा, फिर मैं एक एफपीवाईक्यू करूंगा। इस तरीके से जो भी प्लान आपके दिमाग में आता है वो सेट कीजिए, और लास्ट में रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क एंड स्टे एनकरेज। खुद को जो है वो रिवार्ड दीजिए, खुद को क्या कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। जैसे मैं खुद को कैसे रिवॉर्ड देता हूं, जैसे अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, क्लास 10th के तो चलो बच्चों में ज्यादा मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन जब क्लास 12th के बच्चों की सीएस की एग्जाम होती है, कंप्यूटर साइंस की एग्जाम होती है, तो लगभग 12 से 13 दिन जो है वो मुझे लगातार जो है वो क्या करना होता है, लाइव करना होता है, वीडियोस पे वीडियो डालने होते हैं, ठीक है। तो जब 12वां 13वां दिन जब होता है, जैसे ही जिस दिन एग्जाम खत्म होता है, मैं निकलता हूँ टूर पे, खुद को रिवॉर्ड देता हूँ, हाँ आनंद तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो आप थोड़ा सा टूर पे घूम फिर के आते हैं, राइट। So this is the question number 7. Let's move to the question number 8. Security break is leakage of information stored in computer. Obviously अगर आपके कंप्यूटर में कोई information store था और वो लीक कर गया, that is called as what? Security break. ठीक है। Now explain 2 ways in which personal information can be lost or leaked. 2 तरीके बताइए जिससे जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो सकती है या लीक हो सकती है, राइट। आंसर क्या है? अ सिक्योरिटी ब्रीच मींस, यानी सिक्योरिटी ब्रीच जो होता है, देखो सिक्योरिटी ब्रेक और सिक्योरिटी ब्रीच, ब्रेक मतलब भी वही है लगभग, ब्रीच मतलब भी वही होता है लगभग, वही मानो। तो ब्रीच मतलब कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया आपके कंप्यूटर का और आपका डेटा क्या कर लिया, चोरी कर लिया। तो अ सिक्योरिटी ब्रीच मींस व्हेन पर्सनल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर गेट्स एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पीपल, यानी कि आपके कंप्यूटर को कोई ऐसा बंदा एक्सेस कर लिया जिसको उसकी परमिशन नहीं थी। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी ब्रेक या सिक्योरिटी ब्रीच, दोनों कहते हैं। नाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं या लॉस्ट हो सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है हैकिंग, किसी ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। When hackers break into computer system and steal data like password, bank detail, personal information, that is called as what? Hacking. नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? फिशिंग और मालवेयर। देखिए मालवेयर आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता है। मालवेयर से क्या करते हैं, कुछ एक सस्पिशियस कोड आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर देता है, एक्चुअली किसी फाइल में वो इंजेक्ट कर देंगे एक कोड, जो कोड क्या करेगा, आपके पूरे डेटा को ही एक अजीब अजीब सा जो है वो शेप दे देगा, और फिर वो डेटा मतलब आपका पूरा वो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाता है, ठीक है। और फिशिंग मतलब क्लिक हियर टू विन $1000, क्लिक हियर टू विन $2000, आपको एक ईमेल आएगा कि आप जो है वो इतने डॉलर जीत गए हैं, अगर आप इस पैसे को क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, बस आप क्लिक कीजिए, पैसे जीत जाएंगे आप, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन फेक लिंक्स, जब आप फेक लिंक्स पे क्लिक करते हैं या कोई ऐसा फाइल डाउनलोड करते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिशिंग, ठीक है। विच कैन स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो कभी भी कोई ऐसे लिंक पे क्लिक मत कीजिए, कोई ऐसा ऐप मत डाउनलोड कीजिए जिसके बारे में आपको कोई अच्छे से जानकारी नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखो तो ये सब चीजें ऐसी जो कॉमन चीजें हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बिल्कुल इजी है। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हो तो भी कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। एक चीज एग्जाम में हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता है। जो भी आपको लगता है कि हो सकता है आंसर, उसको लिख दीजिए, ठीक है। यू विल गेट सम मार्क्स जरूर, ठीक है। नाउ कहता है कि रीमा रन्स अ स्मॉल हैंडमेड सोप बिजनेस, ठीक है, हैंडमेड सोप का बिजनेस उनका। एवरी मॉर्निंग सी डिसाइड्स व्हाट प्रोडक्ट्स टू मेक, हर सुबह वो डिसाइड करती है कि भैया क्या प्रोडक्ट बनाना है, हाउ मेनी, कितने सोप बनाने हैं, ठीक है, कहाँ उनको बेचना है। सी ऑल्सो अरेंजेस रॉ मटेरियल, ठीक है भैया साबुन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो उसको क्या करती है, अरेंज करती है। असाइंस टास्क टू हर स्टाफ, अपने स्टाफ को काम बताती है, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड राइट 2 functions of an entrepreneur that are being described। इसमें कौन कौन से, एंटरप्रेन्योर कौन है? रीमा है ना, बिजनेसमैन हो गई एक तरह से ये तो। अब इसने कौन कौन से फंक्शंस इसमें किए हैं? तो देखो सबसे पहला काम उसने जो किया है वो क्या किया? डिसीजन मेकिंग किया। और जरूरी नहीं कि यही आप लिखेंगे, यही ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस, ये भी जरूरी नहीं यही आप लिखेंगे, लेकिन कॉमन सेंस खुद से देखिए ना। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको सारा काम करना पड़ेगा, आपको स्टाफ को भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट को भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल्स को हैंडल करना पड़ेगा, आपको एचआर, फाइनेंस, अपने डिपार्टमेंट का सब कुछ देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ही, अगर आप एक छोटा सा दुकान भी चलाते हैं जिसमें 2 लोगों को आपने रख रखा है, तो उसमें भी आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। भैया रीमा डिसाइड्स व्हाट प्रोडक्ट टू मेक, कौन से प्रोडक्ट मुझे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कहां उनको सेल करना है, तभी तो ये बिजनेस है। वरना कि पता चले कि बना लिया और पता ही नहीं कहां सेल करना है, देन मुश्किल हो जाएगी ना, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस,
वो जो है वो कहाँ रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, है ना, सी अरेंजेस रॉ मटेरियल्स और अपने स्टाफ को वर्क भी असाइन करती है। अगर स्टाफ को वर्क असाइन नहीं कीजिएगा तो स्टाफ अपनी मर्जी से घूमते फिरते रहेगा, दैट विल बी अ लॉस ऑफ व्हाट बिजनेस, राइट। और सारे रिसोर्सेज को वो प्रॉपरली मैनेज करती है। तो ये भी आप अगर नॉर्मल बिजनेस को समझते हैं तो जवाब दे सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है कि उस वेजिटेबल को जब हमने प्रोड्यूस किया, यानी कि जब उसको उसकी हमने खेती की, तो हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं किया। हार्डली हमने क्या यूज किया, गोबर को यूज किया, ठीक है, काउ डंग को यूज किया, गोबर को यूज किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूज किया है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आंसर क्या है इसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर यूज्ड। यानी नेचुरल फर्टिलाइजर में हमारा क्या होता है, गोबर होता है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यानी केमिकल नहीं, केमिकल्स छीट रहे हैं वो नहीं, खाद वगैरह जो होता है वो नहीं, नथिंग, और पेस्टिसाइड्स भी यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, इट अवॉइड्स हार्मफुल केमिकल्स एंड फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली। नाउ टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक चीजें बहुत महंगी मिलती है क्योंकि उनको उपजाना बहुत मुश्किल होता है ना। आप खाद डाल के, पेस्टिसाइड डाल के बहुत अच्छे से बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गोभी जो देखेंगे ना आपको, है ना, मार्केट में समझ जाना खूब सारा खाद डाला गया, और छोटे गोभी देख के आप उसको इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये गोभी बेकार है। नहीं, वही सही होता है भाई साहब, क्योंकि इतना बड़ा दिख रहा है ना, तो खूब खाद पानी डाला गया है खूब सारा, तो आप खाद ही खाते हैं एक तरह से, यूरिया, दैट इज कॉल्ड हिंदी में, इंग्लिश में यूरिया, ठीक है। नाउ तो क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो इट प्रोड्यूसेस हेल्दी एंड केमिकल फ्री फूड। ऑब्वियसली हेल्दी होता है और केमिकल फ्री होता है। दूसरा, सॉइल भी आपका, नहीं आपकी जो भूमि होती है उर्वरा होती है, उर्वरक होती है, मतलब आपकी भूमि पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। पता है जमीन में आप डाले जा रहे हैं, खाद पे खाद डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, तो जमीन भी तो एक दिन रोएगी ना, मुश्किल हो जाएगी उस दिन, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन कहता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यू विल हैव ऑप्शंस। तो अब बस आप ये जानिए कि उन ऑप्शंस को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। नाउ तो ये 20 से 30 वर्ड में ये फिर है। देखो जरूरी नहीं कि 20 से 30 वर्ड का मतलब स्ट्रिक्टली 20 से 30 है, लेकिन 40-50 में खत्म कर लो, वाइंड अप कर लो। तो दो जो है वो नंबर के क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस देने हैं आपको जवाब, तो आपको कितने मिलने वाले हैं, 8 नंबर मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट डू यू डू इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब मैं अगर इसमें सिर्फ आपको सेकेंड और थर्ड बता दूं, और मान लीजिए एग्जाम में जो है वो फोर्थ और फिफ्थ आ जाए, फर्स्ट और फिफ्थ आ जाए, तो क्या कीजिएगा, दैट मीन्स आपको लिखना एग्जाम में इतना ही है। सेकेंड एंड थर्ड पूछ रहा है ना, तो ये है, दिस इज योर आंसर, ये बी एंड सी, दैट्स इट। एग्जाम में आपको ये लिखना है, लेकिन फिर भी आपको मैंने इनके अलावा ये सभी पढ़ा दिया। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं, तो आप इसका जवाब कैसे लिखिएगा, तो कि द सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल आर, सेकेंड स्टेज इज व्हाट, डेटा एक्विजिशन। यानी कि इन डेटा एक्विजिशन वी कलेक्ट डेटा, यानी कि डेटा को पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है। जैसे बहुत सारे सर्वे आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटाबेस से, मतलब आपके पास डेटा आना चाहिए, क्योंकि आपका एआई मॉडल किस पे काम करेगा, डेटा पे ही। तो जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तो आप फिर क्या आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, आपके टीचर आपको ट्रेन करते हैं, ठीक है, राइट। नाउ दूसरा होता है डेटा तीसरा जो होता है, तीसरा स्टेप जो होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं डेटा को। अच्छा, हम अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब आप एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो आनंद से पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनका कंटेंट में दम है कि नहीं है। अगर है तो वो कंटेंट आप रखेंगे, नहीं है तो आप किसी दूसरे टीचर को ढूंढेंगे कि नहीं आनंद सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, चलो दूसरे टीचर के पास चलते हैं, ये बेकार है, टाइम पास हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो वही है, डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, वी स्टडी एंड एनालाइज द कलेक्टेड डेटा, यानी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है सेकेंड फेज में, उसको हम एनालाइज करते हैं और कुछ पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरा काम चल जाएगा, 10th में अच्छे से पढ़ तो लूंगा, एरर्स ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ लूंगा कुछ हुआ ही हो ही नहीं, ठीक है। और हम इसको प्रॉपर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, डेटा जो है वो सही सही हो रहा है, तो फिर आप उसकी नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं, नहीं सही से आंसर पढ़ा रहे हैं, राइट। अब आता है पूरा स्टेप्स। तो पूरे स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। पहले आपको ये देखना होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे अभी के एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं, तो अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है, भैया मैंने पूरे साल एआई पढ़ा ही नहीं है, अब कैसे होगा भाई, अब एआई तो पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, क्या करूं।
तो ये होता है आपको पहला स्टेप, ठीक है, कि आपको पता है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, कि मेरे को एआई की तैयारी करनी है, दिस इज माय प्रॉब्लम, अब सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए आप डेटा एक्विजिशन करोगे, मतलब आप क्या करोगे, आप नोट्स वोट्स ढूंढोगे, कहां से नोट्स मिल जाए। तो नोट्स मिलने के लिए सर के टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, क्लास 10 आईटी नाम से ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, लेकिन मैं उसको चेंज कर दूंगा IT/AI/ एक और है ना आपका CA कंप्यूटर एप्लीकेशन स्लैश एक और है डेटा साइंस, उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। तो इसमें मैं सारे नोट्स डाल दिया करूंगा जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, नोट्स मिल जाए, अच्छे वीडियोस मिल जाए, पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, ठीक है। अब डेटा एक्सप्लोरेशन, नोट्स आपको मिल गया, पता चले नोट्स इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको क्या करोगे, फेंकोगे। जो अच्छे नोट्स होंगे उनको रखोगे और उसको एनालाइज करोगे, हाँ चलो ये चीज पढ़ लिया, ये चीज पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट उसके बाद मॉडलिंग, मॉडलिंग में क्या करते हैं भैया, हाँ हम अपने वी बिल्ड एंड ट्रेन एआई, तो अब हम उन नोट्स से, उन वीडियोस से अपने दिमाग को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। यहाँ एआई की बात हो रही है तो एआई ट्रेन होगा उन डेटा से, और फिर उसके बाद आप एग्जाम जाके दे देंगे और फिर आपको जो रिजल्ट मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप जाके टेस्ट देते हैं। तो वैसे ही हमारा एआई मॉडल क्या करता है, टेस्ट देता है। भैया ठीक है, हमने आपको डेटा दिया, आपने उस डेटा को समझा, उस डेटा को एक्सप्लोर किया, उसकी मॉडलिंग की, यानी कि खुद को ट्रेन किया उससे, अब आप टेस्ट दो कि आपने कितना समझा और क्या क्या समझा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इवैल्यूएशन। गॉट इट बच्चा पार्टी। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं किसी भी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के, ठीक है। हर एआई प्रोजेक्ट साइकिल के ये 5 आपको क्या मिलेंगे, स्टेप्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा इसलिए हो गया कि मैंने 5 स्टेप लिख दिया, आपको सिर्फ कौन सा लिखना है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप ही लिखना है बोर्ड में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल, यानी कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पहला ए है, 12 का ए है, कहता है इसको पढ़िए और इसको पढ़ के बताइए कि जो है आइडेंटिफाई द डीप लर्निंग मॉडल, यानी कि कौन सा डीप लर्निंग मॉडल इसमें यूज किया जा रहा है। देखिए, तो दिस डीप लर्निंग मॉडल प्रोसेसेस इनपुट इमेजेस, यानी कि एक ऐसा आपको ढूंढना है, आपको बताना है वो नाम, वो डीप लर्निंग मॉडल का नाम जो इमेजेस को प्रोसेस करता है, बाय लर्निंग टू असाइन इंपॉर्टेंट, यानी वेट्स और बायसेस। अब ये देखिए वेट्स क्या होते हैं और बायसेस क्या होते हैं। देखो इसको हालांकि समझने के लिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, उसको उस समय समझेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि मुझे इमेज को प्रोसेस करने वाले डीप लर्निंग मेथड का नाम बताना है जो वेट्स और बायसेस को यूज करता है, ठीक है, टू वेरियस फीचर्स इन द इमेज, ठीक है, अलाउिंग इट टू डिस्टिंग्विश वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए कि भैया ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आंसर है, इस तरह का जो डीप लर्निंग मेथड होता है उसको कहते हैं CNN। CNN का फुल फॉर्म होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये डीप लर्निंग का नाम है। तो ये रट लीजिएगा कि इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई डीप मॉडल है तो दैट इज व्हाट, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नाउ अब ये होता क्या है, तो CNN इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग इमेजेस, यानी कि CNN मॉडल जो यूज किया जाता है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इट लर्न्स डिफरेंट फीचर्स ऑफ एन इमेज बाय असाइनिंग वेट्स एंड बायसेस। हर मतलब इसलिए कैसे लर्न करता है, कैसे समझता है, तो वेट्स देता है और बायसेस देता है। अब वेट्स और बायसेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा दूंगा तो वो बड़े मजे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे कि भैया डीप लर्निंग मेथड में यानी CNN में वेट्स क्या होते हैं और बायसेस क्या होते हैं, राइट। दिस हेल्प्स द मॉडल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स लाइक शेप, ये मॉडल से आप किसी शेप को, एजेस को, किनारे को, ऑब्जेक्ट को, है ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं वेट्स एंड बायसेस क्या होते हैं। देखो बच्चा ये मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो फिर क्या करोगे। तो CNN मॉडल में 2 चीजें आपको मिली, क्या मिली, जो सबसे पहली चीज मिली वो मिली वेट्स क्या होते हैं, WEIGHTS। देखो वेट्स जो होते हैं वो क्राइटेरियाज होते हैं, आप इनको सिंपली क्या कह सकते हैं, क्राइटेरियाज कह सकते हो। हम ह्यूमन लैंग्वेज में वेट्स को हम क्या कह सकते हैं, क्राइटेरियाज। और जो बायसेस होते हैं, ठीक है, बायसेस जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस। इस तरीके से समझो, एक्सेप्शन। जैसे मान लो अभी हम पिज्जा डिलीवरी या कोई भी डिलीवरी ले लेते हैं, सिर्फ पिज्जा डिलीवरी क्यों लें, ठीक है। वैसे हमारा देश एक ऐसा देश है जहां एम्बुलेंस से पहले पिज्जा पहुंच जाता है और 10 मिनट में जो ग्रोसरी आपके घर पहुंच जाती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम आते हैं, तो वेट्स क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देखता हूं कि आपके घर पे जो है वो ग्रोसरी डिलीवरी बॉय आपके यहाँ पहुंचने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि मैं 10 मिनट्स में जो है आपके यहाँ डिलीवरी करूंगा, ठीक है, तो आखिर इस डिलीवरी को उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया कि कितना टाइम लगेगा, वो किस बेस पे किया, उनका कुछ क्राइटेरिया होगा। दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, वेट। तो वो क्राइटेरिया मान लीजिए 2 क्राइटेरिया है। द फर्स्ट क्राइटेरिया है कि भैया डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, दूरी कितनी है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ट्रैफिक कितना है।
तो इन दोनों क्राइटेरिया, इन दोनों वेट्स के बेस पे तय किया गया कि 10 मिनट का टाइम लगेगा, डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, और ट्रैफिक के हिसाब से ये तय किया गया। ट्रैफिक के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो ये पूरा तैयार किया जाता है। अब ये हो गया ठीक है कि भैया जो हमारा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा टाइम लगेगा। लेकिन ये फिर बायसेस क्या होते हैं? तो बायसेस क्या होता है कि सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम तो नहीं है ना जी, सिर्फ रोड पे तो नहीं चलना है। वो बंदा जो डिलीवरी बॉय है वो आपके घर तक पहुंचेगा, घर पे पहुंचने के बाद अच्छा चलिए पहले घर पहले पहले जो सामान उसको देना है, जैसे मान लो आपने किसी स्विगी से, जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर किया, तो ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता है ना, वो अपना बाइक पार्क करेगा, बाइक को पार्क करने में टाइम लगेगा, कहां, जहां से उसे सामान उठाना है। फिर वो जाएगा रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा, पूछेगा भैया ये वाला बिल है, ये जो है मुझे कौन देगा इसका सामान। हो सकता है कि वहां पे जो है वो टाइम लगे उनको, ठीक है। फिर वो उस सामान को लेगा, यानी पिक करेगा, पिक करके फिर अपने बाइक तक आएगा, ठीक है। तो ये भी तो समय लेगा। उसके बाद फिर वो आपके घर तक पहुंचेगा डिस्टेंस और ट्रैफिक के बेस पे। फिर वो क्या करेगा, आपके घर पर जब पहुंचेगा तो फिर वो अपने बाइक को क्या करेगा, पार्क करेगा, और तब आपका घर ढूंढेगा, यानी सीढ़ियां होंगी, हो सकता है कि आपका सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, या 12th फ्लोर पे हो, तो फिर वो क्या लेगा, मतलब पैदल तो नहीं जाएगा, फिर लिफ्ट लेगा। तो इन सब चीजों में भी तो समय लगेगा। दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, बायसेस, राइट। तो CNN मॉडल में ये दो चीजें होती हैं। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। ये चीज मैंने यहां पे क्या की है, आपको समझाई हुई है। आगे बढ़े बच्चा, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये ए क्वेश्चन था, ठीक है, और ये बी होना चाहिए, ठीक है, ये बी क्वेश्चन है, राइट। देखिए अब क्या कहता है, अब ये फिर से पूछता है कि आपको वही बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। कहता क्या है कि दिस डीप लर्निंग मॉडल इज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी ह्यूमन ब्रेन से जो रिलेटेड है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है, बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह होता है, ठीक है। इट कैन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम लार्ज डेटाबेसेस, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना लार्ज डेटाबेसेस में से, ठीक है। ईच नोड इन द नेटवर्क एक्ट्स लाइक अ स्मॉल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, यानी कि कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमेशा याद रखना, जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जो हमेशा किससे रिलेटेड रहता है, इमेज की प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, उसको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, राइट। अब आइए, इट इज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, छोटे 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 नोड्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत डेंसली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इन नोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए ये क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भैया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, न्यूरॉन्स, राइट। ईच न्यूरॉन वर्क्स लाइक ए स्मॉल मशीन लर्निंग यूनिट, यानी ये भी लर्न करता है, ये भी लर्न करता है, हर कुछ एक यूनिट, हर न्यूरॉन कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, राइट। और वो सब आपस में मिलके एक ह्यूमन ब्रेन का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ANN कैन ऑटोमेटिकली लर्न, बिल्कुल हमारा दिमाग भी तो खुद से बहुत कुछ लर्न करता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बनाने वाले ने क्या ही बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई साहब सोच के डर लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद AI कहां होगा। That is a descriptive matter, हम वहां नहीं जाएंगे। Now let's move to the next question. Question number 13. How is reinforcement learning different from supervised and unsupervised learning? देखिए लर्निंग बेसिकली जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग को 3 पार्ट में ही बांटा गया और तीनों तो यहाँ पूछ ही लिया है, ठीक है। ये जो हमारी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उस पूरे के पूरे मशीन लर्निंग को 3 पार्ट में बांटा गया है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। जो यहां दे दिया है, सुपरवाइज्ड पहला होता है, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट। देखो तो यहां देख लो, पहले सुपरवाइज देख लो, फिर अनसुपरवाइज कहां गया, हाँ इन अनसुपरवाइज, यहां पे अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। तो यहां पे हम सुपरवाइज देख लेंगे, फिर यहाँ सॉरी सुपरवाइज, फिर अनसुपरवाइज और फिर यहां देख लेंगे रीइंफोर्समेंट। इसको सीक्वेंस में समझेंगे तो आसान होगा, हालांकि एग्जाम में यही लिखना है बस आपको, ये दोनों, हालांकि ये भी लिखना है क्योंकि पूछ रहा है ना, हाउ इट इज डिफरेंट लिखना है, ठीक है। चलो देखो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है हम प्रॉपर डेटा दे रहे हैं अपने AI मॉडल को, भी ये समझो मशीन लर्निंग को हम प्रॉपर डेटा दे रहे हैं, जैसे सारे के सारे कस्टमर्स का डेटा विद हेडिंग लेवल,
कि कस्टमर नेम ये है, कस्टमर का एड्रेस ये है, कस्टमर का फोन नंबर ये है, कस्टमर की बाइंग टेंडेंसी ये है, कस्टमर इतना पैसा खर्च करता है हर महीने ग्रोसरी पे, हर महीने सेविंग्स पे, जो भी डेटा हमें देना व्हाट्सएवर, हम उसको एक प्रॉपर डेटा दे रहे हैं कि भैया इस डेटा को समझो, ठीक है, पिछला डेटा भी दे रहे हैं, ठीक है, और उन डेटा को वो रीड करके क्या करता है, अपना प्रेडिक्शन करता है, उन डेटा को वो रीड करता है। और इसका यूज कहां होता है, जैसे कि फेस अनलॉक, आप इसका कहां यूज करते हैं, फेस अनलॉक जो स्मार्टफोन्स में है वो, क्योंकि आपके फेस को वो रीड करता है, ठीक है, आपका जो 3D डायमेंशनल फेसेस को रीड करेगा, ना कि हाइट विड्थ लेंथ सब ये रीड करेगा, पिक्सेल्स सब कुछ रीड करेगा, ठीक है। प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस फॉर पास्ट डेटा, आपने किसी एरिया का डेटा दे दिया, भैया इस समय ये इसका रेट था, इस समय ये इसका रेट था, इस समय ये रेट था, अब क्या रेट होगा वो भी बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड वर्ड सुपरवाइज। यानी सुपरवाइज का मतलब आपके पास एक अच्छा टीचर था, उस टीचर ने आपको सब कुछ पढ़ाया और फिर आप एग्जाम में आके बैठे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सुपरवाइज लर्निंग। नाउ अब क्या हुआ, आप जैसे कि आपके स्कूल के टीचर ने आपको पढ़ाया। दूसरा क्या होता है, अनसुपरवाइज, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया, वो भी एक एग्जांपल है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाया। नाउ अब अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि अब बेचारा एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल गया ही नहीं है, लेकिन उसको एग्जाम देना है, ठीक है, उसके पास टीचर अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या करेगा, कहीं से कुछ निकालेगा, कहीं से कुछ निकालेगा, खुद से समझेगा, नोट्स को निकालेगा, वीडियो को निकालेगा। मतलब जब मशीन खुद से काम कर रही है, उसको डेटा जो दिया गया है, द अनलेबल वर्क्स ऑन अनलेबल डेटा, जरूरी नहीं कि प्रॉपरली डेटा मिला हो। जैसे मैं आपको प्रॉपर डेटा दे रहा हूं, टीचर आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, वो बेचारा खुद से पढ़ रहा है, खुद से समझ रहा है, खुद से कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें अनलेबल डेटा पे काम करता है। ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स, यानी कि अब शॉपिंग हैबिट, जैसे कि मैं हमेशा जाता हूँ, दूध लेता हूँ, दूध के साथ ब्रेड भी लेता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है कि दूध के साथ ब्रेड को मैं कंबाइन करके हमेशा लेता हूँ। ब्रेड लेता हूँ, अगर मान लो कि हर कुछ दिनों बाद ब्रेड लेता हूँ, तो ब्रेड के साथ जो है मैं बटर भी लेता हूँ। तो ये मेरी हैबिट्स है, उसको वो पहचानेगा खुद से, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड, यानी कि जब उसको कोई प्रॉपर डेटा नहीं मिला है, राइट। नाउ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ गलती किया तो आपको कोई एक झापट दिया चटाक से, क्या हुआ, गलती की है, तो गलती हुआ तो पनिशमेंट मिला, ठीक है। और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको शाबाशी मिली, वेरी गुड। जैसे आपके पापा है, ठीक है, आपके पापा जो है जैसे आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, आपको क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, वेरी गुड। और जब कभी आप अगर 8वीं 7वीं 6वीं क्लास में फेल किए होंगे तो झापड़ मिला होगा, ठीक है, चटाक, पता नहीं आज की जनरेशन को मिलता है कि नहीं, हम लोग को तो एकदम फ्री में मिलता था, मतलब बिना मतलब के मिल जाया करता था, तो हम लोग इसके बहुत आदी हो चुके थे, ठीक है। तो पनिशमेंट यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें मॉडल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और तब लर्न करता है, यानी उसको जो भी इन्वायरमेंट आप दीजिएगा उस इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और तब वो समझेगा, ठीक है। और जब वो अच्छा समझेगा, सही समझेगा, तो उसको रिवॉर्ड देंगे, यानी +10 +5 मार्किंग हिसाब से। अगर वो गलती करेगा तो उसको पनिशमेंट करेंगे, -10 -20 इस टाइप से, और उस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर में वो चीजों को समझेगा। जैसे बचपन में हमें क्या किया गया, जब हम कुछ गलती करते थे तो मम्मी पापा झापड़ मारते थे, मतलब हमें समझ में आता था, अच्छा झापड़ खाया मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने गलती करी है। जब मम्मी पापा हमें शाबाशी देते थे तो हमें क्या समझ में आया कि हाँ दैट्स गुड, हमने खूब अच्छा काम किया हुआ है। तो इट रिसीव्स रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, यानी ये क्या रिसीव करता है, रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, रिवॉर्ड्स भी रिसीव करता है और पेनल्टीज भी रिसीव करता है, ठीक है, ऑन इट्स एक्शंस, यानी अपने एक्शंस पे, एंड इंप्रूव थ्रू ट्रायल एंड एरर, और वो ट्राई करते रहता है और कोशिश करते रहता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट लर्निंग टू वॉक, रोबोट्स को लर्न करना है कैसे वो चल सकते हैं, कैसे प्ले गेम्स कैसे खेल सकते हैं, इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज मॉडल इवैल्यूएशन इन मशीन लर्निंग एंड हाउ इट हेल्प्स टू इंप्रूव एन एआई मॉडल। देखो तो आंसर देखो, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अब आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, है ना, कोई एग्जाम देंगे नहीं आप, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो तैयारी की है वो सही की है। क्यों मॉक टेस्ट होते हैं, क्यों यूनिट टेस्ट होते हैं, क्यों जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, वही तो होते हैं आपके इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया, कि आप जो पढ़े हैं उसको कितना समझ पाए हैं, कितना लिख पाएंगे, कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सिमिलरली जब हम एआई की बात करते हैं, देखो एआई का डेवलपमेंट देखो इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन के ही हिसाब से हुआ, यानी आप ह्यूमन की थॉट रखिए और मशीनों पे उसको अप्लाई कर दीजिए, ह्यूमन की थॉट्स रखिए और उसको कहां अप्लाई कर दीजिए, उसको मशीनों पे अप्लाई कर दीजिए, दैट विल बिकम व्हाट, एआई।
तो अब आप इवैल्यूएशन का मतलब समझिए ना, कोई भी मॉडल आपने बनाया, ठीक है, मॉडल का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने एक जो है वो हाइब्रिड लर्निंग एल्गोरिथम बनाया, यानी एल्गोरिथम कोई भी आपने बनाया, वो एल्गोरिथम सही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसको डेटा के साथ हम इवैल्यूएट करेंगे। तो जैसे आपने पढ़ाई करी, वो सही पढ़ाई करी कि नहीं करी, हम उसको क्वेश्चंस के साथ इवैल्यूएट करेंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव मतलब छोटा सा 20-30 वर्ड्स का, फिर उसी सब्जेक्टिव में 80-90 वर्ड्स का प्रोग्राम्स देके समझेंगे कि आपने समझा कि नहीं समझा, तो दैट इज कॉल्ड। तो मॉडल इवैल्यूएशन इन मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, है ना, कि भैया पास होते हो कि नहीं होते हो, एग्जाम में पढ़ दो बहुत कुछ लिया। हाउ विल एआई मॉडल इज परफॉर्मिंग, यानी कि एआई मॉडल कैसे परफॉर्म करता है आफ्टर इट हैज बीन ट्रेन, जब आपको ट्रेनिंग, आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, एग्जाम दो, ठीक है, वी टेस्ट द मॉडल यूजिंग टेस्ट डेटा, यानी कि टेस्ट डेटा का यूज करके हम मॉडल को टेस्ट करते हैं टू मेजर इट्स एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, कि ये कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है और कितना करेक्टली काम कर रहा है। इट हेल्प्स इंप्रूव द एआई मॉडल बाय फाइंडिंग एरर्स, यानी एआई मॉडल को हेल्प करता है, भैया आपने क्या गलती करी, आपने अपनी परफॉर्मेंस देखो, सही टाइम पे परफॉर्म किया कि नहीं किया, और साथ ही साथ हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं, सो दैट हम फाइनली हो, जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं, हमने एग्जाम में अच्छा किया या खराब किया, ये डिफाइन करता है कैसे, आप देखते हो कि कौन कौन सेक्शन से मुझे क्वेश्चन आसान लगे, दैट मींस वो मेरा सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कहां कहां से मेरे को दिक्कत आई तो सेक्शन मेरा क्या वीक है, तो मैं उसको और क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा, लाइक दैट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। Now let's move to the next question, question number 15. What is byte image? Byte image क्या होता है? In format in context of digital images. क्या होता है byte image? देखो, a byte image format is a type of digital image. यानी कि byte image जो होता है वो क्या होता है? एक digital image का format होता है जहां पिक्सल इज स्टोर्ड यूजिंग 1 बाइट ऑफ मेमोरी, यानी कि पिक्सल को स्टोर किया है। तो देखो ये ना, ये जो डॉट होता है ना स्क्रीन पे, ईच डॉट इज अ पिक्सल, ईच डॉट इज अ व्हाट, पिक्सल। और कोई भी इमेज बनता जो है ना, कोई भी इमेज जो बनता है वो बहुत सारे छोटे 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 टाइनी डॉट्स से मिलकर क्या होता है, बनता है, ठीक है। नाउ 1 बाइट हैज 8 बिट्स, ये हमेशा रट लीजिएगा, वो ये मेमोरी मेजरमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट मिलके क्या बनते हैं, 1 बाइट बनता है। आगे इसके आगे भी कहानी है कि 1024 बाइट इन 1024 बाइट जब आपस में मिलेंगे तो 1 किलो बाइट बनता है, 1 किलो बाइट, जिसको हम लोग केबी कहते हैं, ठीक है। वैसे 1024 आगे बढ़ेंगे, 1024 चलते रहेगा, किलो बाइट जो है वो जब आपस में मिलता है तो 1 मेगाबाइट बनता है, एमबी, ठीक है। वैसे ही फिर उधर नहीं आएगा नीचे, फिर वैसे ही जब 1024 मेगाबाइट्स आपस में मिलते हैं तो बनता है 1 गीगाबाइट, GIGA, गीगा बाइट यानी जीबी। फिर वैसे ही 1024 गीगाबाइट्स आपस में मिलते हैं तो बनता है 1 टेराबाइट यानी कि टीबी। ऐसे भी आगे होता है एटाबाइट, जोटाबाइट, पेटाबाइट, बहुत बाइट्स होते हैं, छोड़िए उसको। यहाँ टेराबाइट आजकल हमारे लैपटॉप में जो स्पेस आता है वो 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट इसी तरीके से आता है, राइट। तो ये होता है। तो देखो एक 1 बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, विच मीन्स इट कैन शो 256 डिफरेंट वैल्यूज। अब मैं यही लाइन लिख के छोड़ सकता था, आपको आंसर एग्जाम में यहां से यहां तक देना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भैया आपको कोई पूछे कि 8 बिट्स में 256 डिफरेंट वैल्यू कैसे हो सकते हैं, या तो आप रट लीजिए तो समझ लीजिए, ठीक है। देखते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल इमेजेस, यानी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में मोस्टली इसको यूज किया जाता है, वेयर पिक्सल शोज डिफरेंट शेड्स फ्रॉम डार्क टू लाइट, यानी कि कलर में मतलब व्हाइट ही है तो हल्का व्हाइट है, हल्का व्हाइट, हल्का व्हाइट, गाढ़ा 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 गाढ़ा, बहुत गाढ़ा। एग्जाम्पल, जो हमारा चंद्रमा होता है, हाफ मतलब पहले छोटा सा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, वो डिफरेंट शेड्स नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट। अब आते हैं कि भैया ये जो लाइन थी, मैंने सोचा ये लाइन आपको क्यों ना समझाई जाए कि एक बाइट में ऑब्वियसली 8 बिट्स होते हैं, तो हम मान लेंगे क्योंकि भैया हमको पता है कुछ चीजें हमें माननी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमने मेजरमेंट यूनिट बनाया है कि भैया 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो होते हैं, हम मान लिया। वैसे यहाँ पे कहता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स 256 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, हाउ इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वैल्यूज। तो देखिए 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स, सही बात है, और हर बिट की वैल्यू यानी कि देखो बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, बिट नंबर 5, 7, 6, 7 और 8, है ना। अब देखो ये या तो हर एक बिट या तो 0 स्टोर कर सकता है या तो 1 स्टोर कर सकता है, या तो 0 स्टोर कर सकता है या तो 1 स्टोर कर सकता है ना। यानी हर जो बिट है आपका वो दो दो वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है। तो अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स के पास दो दो वैल्यू आ सकती है,
तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकलेंगे वो कब निकलेंगे, जब आप उन सारी वैल्यूज को, पॉसिबल वैल्यूज को उतने टाइम्स क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हर बार 2 वैल्यू आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है, तो 8 बार आ सकती है। तो यानी कि 2 को हम आपस में 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 256 जो यहां पे है। दिस इज व्हाई, यही रीजन है 1 बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट वैल्यूज, जिसका रेंज 0 से लेके 255 के बीच में होता है। तो अगर आप अंदर तक पढ़िएगा ना, मतलब इफ यू लर्न पूरा एकदम बढ़िया से ना, मजा आता है। ये सब चीजें मतलब पूरी लॉजिकल होती हैं, इलॉजिकल कुछ नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ एनएलपी एंड एक्सप्लेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, आजकल जो टॉकिंग एजेंट्स बन रहे हैं, जो बात कर सकते हैं हमसे, जो हमारी बातों को समझ सकते हैं, यानी वॉइस एजेंट्स जो बन रहे हैं। वॉइस एजेंट का मतलब क्या हुआ, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हमारी बातों को सुन सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी भी सुन सकता है। तो अब तो क्या, बहुत पहले से, ठीक है, मतलब हम उसको बोल के जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन उसको दे सकते हैं, वो हमें आंसर दे सकते हैं। तो क्या कहता है कि वी आर टू द जू गोइंग टुमारो, ये गलत है। वी आर गोइंग टू द जू टुमारो, ये सही है। तो ये कौन सा स्टेज है एनएलपी का, तो ये जो एनएलपी का स्टेज है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है। एनएलपी में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वो थोड़ा लंबा है, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। बस इतना जानिए कि एनएलपी में जो होता है, जब हम ग्रामेटिकली सेंटेंस को क्या कर रहे होते हैं, करेक्ट कर रहे होते हैं, दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्स्ट का प्री प्रोसेसिंग, यानी ग्रामर करेक्शन सेक्शन। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में द सिस्टम चेक्स द सेंटेंस फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ओके, एंड करेक्ट्स देम, फाइन। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए चेक करता है, उनको करेक्ट करता है। द रॉन्ग सेंटेंस, दिस वन, यानी पहला वाला जो रॉन्ग सेंटेंस था उसको करेक्ट किया गया और ये बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं दूर करना। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि इसमें जो कमियां हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो भी दूर करना। प्री प्रोसेसिंग, टेक्स्ट को एनालाइज, देखो एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम जो टेक्स्ट देते हैं, जो हम इनपुट उसको देते हैं, उसको वो समझता है। तो समझने के लिए बहुत सारे काम करता है वो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोसेसेस, यानी कि टोटल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट। तो दिस हेल्प्स इन मेकिंग टेक्स्ट मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट, ऑब्वियसली मीनिंगफुल और एक्यूरेट बनता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आउट ऑफ 5 में से, और हर क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि 12 मार्क्स, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रीड द केस स्टडी बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो, एक स्कूल डेवलप्स एन एआई सिस्टम, चलो ठीक है, एक स्कूल जो है वो एक एआई से, मान लिया आपका स्कूल जो है वो एक एआई सिस्टम को डेवलप कर रहा है, ठीक है, टू शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप, ठीक है भैया। द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड टू प्रायोरिटाइज स्टूडेंट्स हु कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स क्विकली, यानी कि अब ये एल्गोरिथम को ये फीड किया गया, ये ट्रेन किया गया है कि जो बच्चा, जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, मान लीजिए गूगल फॉर्म था, वो जितना जल्दी भरता है वो उतना ज्यादा अच्छा है, वो बच्चा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। Assuming that the faster completion reflects confidence, complete competence and tech savviness, यानी कि उसको ये पढ़ाया गया, उस एआई मॉडल को ये बताया गया कि जो बच्चा जल्दी भर देता है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, वो उसमें कॉम्पिटेंस है उसकी, और वो टेक मतलब अच्छे से कंप्यूटर को यूज करना जानता है। However, students who are not fluent in English, हो सकता है कि भैया वो जो फॉर्म था उसमें इंग्लिश में कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं, उसको समझने में टाइम लगा, और who do not have access to computer at home, और कंप्यूटर वो जो है मान लो मेरे पास नहीं था, तो मैं जाऊंगा कहीं लैब में, किसी मतलब क्या कहते हैं, साइबर कैफे वगैरह में जाऊंगा मैं, ठीक है। टेक्स नो लॉन्गर टू फिल द फॉर्म, टेक्स लॉन्गर टू फिल द फॉर्म, तो उनके पास ऑब्वियसली, इनके पास अपना कंप्यूटर नहीं है, वो किसी कंप्यूटर पे जाके बैठ रहे हैं, उस कंप्यूटर में क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, तो सोचने में उनको टाइम लग गया। एज अ रिजल्ट, मेनी डिजर्विंग स्टूडेंट्स आर अनफेयरली रिजेक्टेड बाय द एल्गोरिथम। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंप्यूटर जो है मेरी इंग्लिश में कंप्यूटर आता है या थोड़ा सा कम आता है, या मेरी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी कम है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा स्टूडेंट होने का सिर्फ ये थोड़ा ना होता है कि मैं कितनी जल्दी कोई फॉर्म भर दूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इस एआई मॉडल को यही पढ़ाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी क्या हो गए, नहीं सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई द एल्गोरिथम गेव बायस्ड रिजल्ट्स। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा
पहला जो हमारा रीजन होगा वो ये होगा कि द एल्गोरिदम एज्यूम दैट फास्टर फॉर्म कंप्लीशन मींस बेटर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जो पहले भरेगा, जल्दी भरेगा, वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, विच इज ऑलवेज नॉट ट्रू। जो थोड़ा ना है कि भैया हो सकता है कि जो टाइप करने की स्पीड किसी की बहुत तेज और किसी की टाइप करने की स्पीड थोड़ी स्लो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। दिस रॉन्ग एजम्पशन कॉज अनफेयर जजमेंट। और दूसरा क्या है, इट डिड नॉट कंसिडर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। भैया जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, बेचारा पढ़ रहा था कि क्या डिटेल मांगा जा रहा है, उसको समझ रहा था, अच्छा समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, अच्छा उसको थोड़ा सा मम्मी से हेल्प लूं, पापा से हेल्प लूं, दोस्त से पूछ लूं, ये वाला में क्या होता है बताना, उसमें कितना टाइम निकल गया। ठीक है, अब आप थोड़े कहोगे वो बेकार स्टूडेंट है तो ना। तो द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और डू नॉट हैव प्रॉपर कंप्यूटर एक्सेस, उनको भी बेचारा ने हटा दिया। तो मतलब क्या है, एआई मॉडल बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि जितना आप उसको देंगे वो उससे आगे अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया जितना मैं देना उतना भी रहना, तो मुश्किल हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ कैओस, राइट। नाउ सेम वही बी क्वेश्चन कहता है, यानी कि 17 का ए और ये 17 का बी। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें और क्वेश्चन होता है। और का मतलब क्या होता है भैया, या तो ए वाला सेक्शन करो या तो बी वाला सेक्शन करो। तो ध्यान से देखना, हमेशा देख के ही क्वेश्चन करना, अगर ए करना है या बी करना है। अगर ऐसा और वगैरह में दिया हुआ है तो डेफिनेटली या तो ए या तो बी, दोनों मत कर देना। ठीक है, क्योंकि जो पहले मिलेगा एग्जामिनर को वो उसको चेक करेगा, दूसरे वाले को नहीं चेक करेगा, और आपका एफर्ट्स भी खराब होगा। Mention two bioethics principles that can help solve such problem and explain how they apply। ठीक है, तो टू बायोएथिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, तो टू बायोएथिक्स प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो प्रॉब्लम में बोल रहा था, प्रिंसिपल्स जो है वो पहला क्या है और दूसरा क्या है। देखो, फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब है द सिस्टम शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वल, यानी कि सिस्टम को जो है वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली, बराबर जो है वो इक्वल उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, एंड नॉट डिसएडवांटेज एनीवन ड्यू टू लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी एक्सेस। और ड्यू टू लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से या टेक्नोलॉजी के एक्सेस की वजह से आपका एल्गोरिथम किसी स्टूडेंट को गलत नहीं बताना चाहिए। नाउ इंक्लूसिवनेस, द एआई सिस्टम शुड कंसिडर डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी स्टूडेंट। यानी इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, आपको हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका देना पड़ेगा। नाउ तो ये प्रॉब्लम हो गई, और इन प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन हाउ दे अप्लाई, और ये कैसे अप्लाई होंगे, तो आपको अपने एआई को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग डेटा इसको देनी पड़ेगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा, दैट विल हेल्प द एआई टू अंडरस्टैंड दिस मोर करेक्टली। ठीक है बच्चा, तो ये लाइन भी एक नीचे यहां मेंशन कर देना कि टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स द एआई मस्ट बी ट्रेन्ड विद सम सर्टेन सेट ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लर्निंग मॉडल दैट वर्क्स विद अनलेवल्ड डेटा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था, सोचिए और जवाब दीजिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक, टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां इसका आंसर है, ये है एएनएस। आंसर लिखना वर्ड भूल गया मैं, तो आंसर क्या है, द लर्निंग मॉडल दैट वर्क्स विद अनलेवल्ड डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। In this type of learning, the model does not get any correct answers or labels। यानी कि ना ही उसको करेक्ट आंसर दिया जाता है, ना ही लेवल्स कुछ दिया जाता है, खुद से वो समझता है, खुद से डेटा को ग्रुप करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक जैसी प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, नाउ दूसरा क्या होता है, नेम, दूसरा क्वेश्चन है, ये ए क्वेश्चन था, ये क्या है, बी क्वेश्चन है। नेम द टू मेन कैटेगरीज ऑफ लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल के दो कैटेगरीज, ठीक है, पहला क्या होता है क्लस्टरिंग और दूसरा होता है एसोसिएशन। तो ये जो क्लस्टरिंग यानी ये देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही ये पार्ट होता है, ये क्या है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है इसी का ये पार्ट है। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या है, ये पार्ट है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। ठीक है, क्या होता है क्लस्टरिंग, अच्छा सॉरी क्वेश्चन क्या था, ये देखिए, कहता है नेम टू मेन कैटेगरीज ऑफ दिस लर्निंग मॉडल। विच लर्निंग मॉडल, अनसुपरवाइज, क्योंकि हम ऊपर किसकी बात कर रहे थे, अनसुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग का जो दो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दो कैटेगरी जो होता है वो होता है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। और मैं आगे आपको बताने वाला ये दोनों होता क्या है, उसका तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि एक्सप्लेन ईच कैटेगरी ब्रीफली एंड प्रोवाइड वन एग्जांपल फॉर ईच, यानी कि हर कैटेगरी बताइए। देखो क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, तो द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आर, पहला होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, इन दिस द डेटा इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज।
यानी डिफरेंट क्लस्टर्स में क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, स्टेजेस में डिफाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग कस्टमर्स विद सिमिलर बाइंग हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा कस्टमर, मैंने बताया ना कि एक ऐसा कस्टमर है जो ब्रेड के साथ हमेशा, दूध के साथ हमेशा ब्रेड खरीदता है, ठीक है। एक ऐसा कस्टमर है कि जब कभी भी आपके शॉप पे पहुंचता है, सिर्फ कस्टमर की बात रही है, एक स्टूडेंट्स का जो बाइंग बटन है, एक स्टूडेंट है जो हमेशा क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की बुक आनंद सर की खरीदता है, तो सोचता है उस समय 12th की भी खरीद लें, ठीक है। सो यू नो दैट आई हैव पब्लिश्ड 2 बुक्स फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। नाउ अब क्लास 11th और क्लास 12th की इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आएगी, क्लास 11th क्लास 12th की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी, क्लास 10 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी, क्लास 12th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक दैट आई हैव टू राइट, बट अभी मैं अपने पीएचडी भी बिजी था एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी वाइंड अप, बहुत जल्दी मेरा पीएचडी भी वाइंड अप होने वाला है। तो वंस ये एक बहुत बड़ा काम था, जब मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लूंगा, सो देन आफ्टर आई विल बी मूविंग टू कि मैं सारी की सारी वो बुक्स क्या कर दूं, लिख दूं, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल राइटिंग दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज राइटिंग गुड बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर क्लास 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस लेंगे तो आनंद सर की बुक जरूर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एसोसिएशन क्या होता है? इन दिस द मॉडल फाइंड्स रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स इन द डेटा, लाइक कस्टमर्स हु बाय ब्रेड आल्सो बाय बटर, यानी वो कस्टमर जो ब्रेड बाय करता है वो बटर भी बाय करता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। मतलब देखो, एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि एक चीज के साथ दूसरी चीज का क्या एसोसिएशन है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर्स जो होते हैं उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है। अब अगर इसको आप एग्जांपल में समझना चाहो कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लस्टरिंग का एग्जांपल, व्हाट इज एसोसिएशन का एग्जांपल, तो एसोसिएशन का एग्जांपल है कि क्लास 11th की बुक खरीद रहे हैं बच्चा, तो उसके आगे की साथ साथ उसने क्लास 12 की भी खरीद ली। या अगर आप मैं क्लास 10 की बात करूं तो क्लास 10 का जो बच्चा आया एआई की बुक खरीदने के लिए, उसने जो है वो एआई का सैंपल पेपर भी साथ में खरीदा। दिस इज कॉल्ड बाइंग हैबिट, यानी एसोसिएशन। एआई के बुक के साथ सैंपल पेपर के बुक की क्या है, एसोसिएशन है। नाउ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है वो क्या है, इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी के बेस पे क्या किया गया है, डेटा को एक साथ क्लब किया गया है। जैसे सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी, कि जैसे मान लीजिए मैं एक रेंज बनाता हूं कि क्लास जैसे 10 साल से 20 साल के बच्चे जो आते हैं उनकी ये हैबिट है कि वो जो है वो क्या करते हैं, नहीं जो ये 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी हैबिट्स है कि वो टॉयज जरूर खरीदते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई टॉयज मम्मी पापा से खरीदवा के ही जाएंगे। 10 से 20 साल के जो बच्चे की हैबिट है वो क्या है कि वो भाई कोई ना कोई चॉकलेट जरूर खरीद के जाते हैं। तो दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी, ये इस बार में क्या हो गई है, सिमिलैरिटी दे दी गई है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लस्टरिंग, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। कौन सा डीप लर्निंग या कौन सा मशीन लर्निंग यहां पे यूज किया जाता है? अ फिटनेस ट्रैकर, ठीक है, यूजेस एआई टू मॉनिटर योर हार्ट रेट, ठीक है, जो आजकल घड़ियां भी आ रही है, बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं जो आपके हार्ट रेट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। एंड लर्न व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू, ठीक है। वन इवनिंग व्हाइल यू आर रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग अ हॉरर मूवी, ठीक है, जब आप रिलैक्स होकर हॉरर मूवी देख रहे थे तो हॉरर मूवी में तो जो सीन आता था नहीं, हमें डर जाता है, तो हार्ट बीट अपना धक 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 चलने लगता है, ठीक है। द ट्रैकर सडनली फ्लैग्स अ स्पाइक इन योर हार्ट रेट एज एन एनोमली। ऑब्वियसली अभी उस समय अगर मतलब मेरा दिल का धड़कन तेज हो गया, मैं डर गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली थिंकिंग समथिंग माइट बी रॉन्ग, और आपका ट्रैकर ये समझ रहा है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आपका हार्ट का कुछ गलत हो रहा है। नहीं भाई, मैं मूवी देख रहा हूँ, कुछ गलत नहीं हो रहा है, मजे, डर तो लग रहा है, मजे भी आ रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, द एप्लीकेशन यूज्ड हियर इज एनोमली डिटेक्शन। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बीइंग यूज्ड इन फॉलोइंग सिनेरियोज, यानी किस का जो है वो आप यूज करोगे। तो यहां पे हम एनोमली डिटेक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एनोमली मतलब इश्यूज, एरर्स, प्रॉब्लम्स। एनोमली का मतलब होता है गलतियां, जो गलतियों को डिटेक्ट करे। तो ये गलती ही है ना कि भैया आप मूवी देखने रिलैक्स, आपका जो है वो डिवाइस बता रहा है कि भैया आपके साथ कुछ गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं। नाउ अ वाइल्ड लाइफ कैमरा इज इक्विप्ड विद एआई टू मॉनिटर एनिमल्स इन फॉरेस्ट, ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ कैमरा है जो एआई के साथ है, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स को क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। It not only records movement of animals but also identifies and classifies them into categories like bird, mammal, insect, etc. तो देखो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो क्या है, इमेज क्लासिफिकेशन है। क्यों?
भैया आप बर्ड्स के बेस पे चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन बर्ड्स हैं, कौन कौन मैमल्स हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी होगी, आप क्लासिफाई कर रहे हैं। जो भी उस इमेज, यानी जब जो भी उस कैमरे से इमेज आ रही है, उस इमेज को आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट सी क्या कहता है, अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर इज इक्विप विद एन इंटरनल कैमरा। ठीक है भैया, देखिए अब फ्रिज में भी जो है कैमरा आ गया, एंड एन एआई सिस्टम, तो वो स्मार्ट फ्रिज हो गया, फ्रिज भी स्मार्ट होने लगे। वन ऑफ इट्स डोर फीचर डिस्प्ले स्क्रीन दैट शोज रियल टाइम इमेज ऑफ इनसाइड, यानी कि सामने स्क्रीन है और अंदर क्या है वो चीज का आपको फोटो दिखा रहा है। कैप्चरिंग ऑल फूड आइटम्स ऑन वेरियस सेल्स, अलग अलग सेल्स में बहुत अलग अलग फूड आइटम्स हैं। फॉर ईच आइटम द सिस्टम not only shows an actual image but also places an AI generated label on top of it। ठीक है, यानी सिर्फ इमेज नहीं शो कर रहा है, जैसे कि दूध को शो कर रहा है तो भैया मिल्क, ठीक है, अगर एप्पल को शो कर रहा है तो ऊपर एप्पल भी लिख दे रहा है, आइसक्रीम को शो कर रहा है तो ऊपर आइसक्रीम भी लिख दे रहा है। सो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, चीजों को डिटेक्ट कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिटेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन यूज किया गया है वो कौन सा एप्लीकेशन यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। नाउ नेक्स्ट है इमेजिन एन ऐप दैट हेल्प्स यू अनलॉक योर बाइक। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो आपके बाइक को क्या करता है, वो अनलॉक करने की परमिशन देता है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग पासवर्ड यू सिंपली स्क्रिबल अ न्यूमेरिकल कोड like 5281 on your phone using your finger even if your handwriting is bit messy, यानी कि आपको जो है वो 5281 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब जो है आपने मतलब वो क्या है, एक तरह से मान लो वो स्क्रीन है, एक छोटी सी स्क्रीन मिलेगी जहां आपको पासवर्ड देना था टाइप। एक तो होता है कि आप एटीएम में जाते हो तो दबाते हो ये नंबर दबाते हो, और कहीं कहीं क्या है कि मेरे को स्क्रीन में मैंने 5281 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या, ये 5281 है, ये पहचानना पड़ेगा ना कि ये 5281 है। अगर कोई ऐसा लिखे तो भाई ये बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है ये, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे लिख दे तो इसको भी तो पहचानना पड़ेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू 5281, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। ठीक है, दिस वाज एक आंसर। देखो एक आंसर एक क्वेश्चन, मतलब एक इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को पढ़िए और आंसर्स बताइए। स्कूल रिसेंटली टेस्टेड एन एआई मॉडल, यानी स्कूल जो है वो एक तुरंत हाल फिलहाल में एआई मॉडल को जो क्या किया, टेस्ट किया, डिजाइन टू प्रेडिक्ट वेदर स्टूडेंट्स वुड पास और फेल। ठीक है, एक एआई मॉडल बनाया जिससे हमें ये देखना है कि भैया स्टूडेंट पास करेगा या फेल करेगा। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे, द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्टेड दैट 40 स्टूडेंट्स विल पास एंड दे एक्चुअली डिड। तो 40 बच्चे पास किए, 100 बच्चों में इसने प्रेडिक्ट किया कि 40 बच्चे पास करेंगे, वो हो गया। इट ऑल्सो करेक्टली आइडेंटिफाइज कि भैया 30 जो है वो फेल करेंगे, यानी कि जितना उसने बताया 40 पास करेंगे और 30 फेल करेंगे, ये सही था। तो इसको हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव्स, जो सही एआई ने बताया उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, और जो गलत बताया एआई ने उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। आइए, हाउएवर द मॉडल प्रेडिक्टेड दैट 20 स्टूडेंट्स वुड पास बट एंडेड अप फेलिंग। लेकिन 20 बच्चों को जो उसने कहा था कि जो पास करेंगे, लेकिन वो बेचारे क्या हो गए, फेल हो गए। एडिशनली इट प्रेडिक्टेड 10 स्टूडेंट वुड फेल, और जिन 10 बच्चों को उन्होंने कहा था कि उसने कहा था कि ये फेल हो जाएंगे, वो एक्चुअली क्या हो गए, पास हो गए। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक होता है ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है, और एक होता है फॉल्स पॉजिटिव्स। टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होता है ट्रू पॉजिटिव, और एक क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव। दो चीजें होती हैं, मतलब जो बोला था कि हाँ होगा सही वो हो गया, लेकिन जो बोला था सही होगा लेकिन उसकी वो गलत हो गया। तो ट्रू पॉजिटिव यहां पे क्या है कि भैया उसने बोला कि 40 के 40 जो है वो 40 पास करेंगे, वो ट्रू पॉजिटिव था, सही है, लेकिन उसने इस 20 को भी बोला था कि वो पास करेंगे लेकिन वो फेल हो गया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। यानी कि जो उसने बोला था कि पास करेंगे, यानी पॉजिटिव मतलब पास करने वाले बच्चे, पॉजिटिव मतलब पास करने वाले बच्चे, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही एक होता है कि फॉल्स पॉजिटिव, एक क्या होता है बेटा, फॉल्स पॉजिटिव, और एक क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव। ये इस क्वेश्चन पे आगे चल के आपको मिलेगा, मैं यही समझा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग कुछ समझा रहा हूं। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि उसने बोला था कि भैया 30 बच्चे जो है वो क्या हो गया, सॉरी फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव, आई एम सॉरी, ये क्या होगा, ट्रू नेगेटिव, आई एम सो सॉरी। तो ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब जो बच्चे फेल करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जो बच्चे फेल करेंगे, और ट्रू मतलब जो उसने सच बताया।
तो जो बच्चे फेल करेंगे, जो उसने सच बताया वो क्या है कि 30 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल एंड दे डिड। ठीक है, तो 30 के 30 जो है उसने बताया तो सही बताया उसने कि फेल करेंगे। लेकिन उसने एक और बताया था कि 10 बच्चे वो भी है जो फेल करेंगे, लेकिन वो फेल नहीं हुए, तो बेचारा वो क्या होगा, जो नेगेटिव उसने कहा था कि फेल करेंगे वो फॉल्स हो गया, तो 10। तो ये डेटा बना लोगे जब, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पॉजिटिव का मतलब होता है कि पास करने वाले, और जो मेरे मॉडल ने बताया वो सही हो गया, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव। लेकिन जो मॉडल में बोला कि नहीं वो पास करेंगे लेकिन वो पास नहीं हुए, वो क्या हो गया, फॉल्स। अब मेरे मॉडल ने बताया कि भैया वो फेल करेंगे, तो ठीक है, जो फेल कहा था उसने वो फेल हो गए 30, लेकिन मेरे मॉडल ने कहा था कि वो फेल करेंगे लेकिन वो फेल नहीं हुए, दैट इज व्हाट, फॉल्स। ठीक है ना, यही सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहीं पर है ना, मैंने यहाँ पे देखो यही सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसी को मिला के हम क्या बनाते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, मतलब ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव से मिला हुआ एक ऐसा टेबल होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल, यानी कंफ्यूजन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा टेबल है दैट शोज हाउ मेनी प्रेडिक्शंस अ मॉडल गॉट राइट और रॉन्ग by counting true false positives or true false negatives. Here the confusion matrix based on given information, pass को क्या मान लिया पॉजिटिव, फेल को क्या मान लिया नेगेटिव, where, अब ये देखो ये सब जो मैंने यहां लिखा है ना, उसने इसको एक लाइन से लिख दिया ना कि भैया ट्रू पॉजिटिव 40 थे, ट्रू नेगेटिव यानी कि 40 पास करेंगे तो वो सही हुआ, उसने बोला 40 फेल करेंगे वो भी सही हुआ, लेकिन उसने बोला था 20 पास करेंगे, वो बेचारे 20 क्या हो गए, फेल हो गए। और उसने बोला था 20 जो है वो फेल होंगे, लेकिन वो क्या हो गया, पास हो गए, दिस इज व्हाट 10, राइट। अब इसी को इस टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, एक्चुअली पास, एक्चुअली फेल। ठीक है, तो प्रेडिक्टेड पास कितना था 40, राइट, और कितना 20, मतलब प्रेडिक्ट किया था उसने कि पास होंगे लेकिन नहीं हो पाया। फिर प्रेडिक्टेड फेल कितना था कि भैया 10 स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ क्या है, नेगेटिव वाला दोनों एक साथ लिख दो, नेगेटिव वाला दोनों एक साथ लिख दो 10 और 30, और यहां पे पॉजिटिव वाला एक साथ लिख दो 40 और 20 हेडिंग के साथ साथ, हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि पॉजिटिव में आप किसको रख रहे हो, और फिर आपको ये देखना होगा कि नेगेटिव में आप किसको रख रहे हो। ठीक है बच्चा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन मॉडल। देखो क्लासिफिकेशन करेक्ट जो एक्यूरेसी निकालते हैं उसका फॉर्मूला रख लो, काम खत्म। फॉर्मूला क्या होता है, एक्यूरेसी इक्वल टू करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल प्रेडिक्शन। तो करेक्ट प्रेडिक्शन कितना है भैया, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया कि उसने बोला 40 बच्चे जो है वो पास करेंगे, 40 बच्चे पास कर गए, हाँ तो सही है ना। उसने बोला 40 बच्चे फेल कर, सॉरी 20 बच्चे फेल करेंगे, तो करे ना, तो इसने यानी ये 40 और 20 टोटल इसने जो करेक्ट प्रेडिक्शंस किए कितने किए, 60 किए ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। 40 प्लस 30, 30 कैसे आ गया भाई साहब, ओ सॉरी ये है ना ट्रू नेगेटिव, आई एम सो सॉरी, देखो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार समझ लो। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझ लो एक बार, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि ट्रू पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पास हो गया, तो उसने बोला था ना 40 पास हो गए, तो 40 पास हो गए। और ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फेल, नेगेटिव मतलब क्या हो, फेल, तो जितना उसने उन्होंने बोला कि फेल हो जाएंगे उतना फेल हो गया, तो कितने बच्चों को बोला था उसने, 30, 30 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ये ज्यादा क्लियर हो गया ना, जितना बोला पास उतने पास हो गए, जितने बोला फेल उतने फेल हो गए। अब आता है ट्रू नेगेटिव, ठीक है, ट्रू नेगेटिव, और क्या आता है, सॉरी फॉल्स नेगेटिव, नॉट ट्रू नेगेटिव, क्या आता है ये, पहले यहां ट्रू पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक उसका उल्टा लिख लो, और यहां लिख लो क्या, फॉल्स नेगेटिव। यानी कि जो उसने बोला था कि पास करेंगे लेकिन नहीं हुआ 20, और जो उसने बोला था पास करेंगे फेल करेंगे लेकिन वो नहीं हुए 10। अब इसी से आपको यहां पे मैथमेटिकली लिखना है कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, तो ट्रू पॉजिटिव कितना है देखो 40, और ट्रू नेगेटिव कितना है 30, तो 40 और 30 कितना हो गया टोटल, उसने सही बताया कितना 70, और टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी थी 100 थी ना, देखो क्वेश्चन में यहां नहीं, तो एक्यूरेसी किससे निकलेगी, करेक्ट प्रेडिक्शन 70, टोटल प्रेडिक्शन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, 0.7। ठीक है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है,
तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, यही आपको निकालना है। 2-3 बार बता दिया, अब तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है राइट द टोटल नंबर ऑफ वो रॉन्ग प्रेडिक्शंस। रॉन्ग प्रेडिक्शंस कितने हुए? तो ऑब्वियसली रॉन्ग प्रेडिक्शन कितने, यही है ना, ये गलत बताया, ये गलत बताया, 20 और 10 30, 30 रॉन्ग प्रेडिक्शंस। कोई क्वेश्चन बचे ही हुए हैं, क्या बात है भाई साहब, काफी बड़ा हो गया ये तो वीडियो। सेक्शन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 3 डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट्स लव स्टडिंग एआई, ये पहला डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये भी लिखा हुआ है। तीसरा क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एआई टूल्स, बिल्कुल सही बात है, एआई टूल्स मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, एआई टूल्स आप भी एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, यानी रिमूव पंक्चुएशन मार्क्स, यानी इससे कॉमा, फुल स्टॉप, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, कन्वर्टिंग इनटू लोअर केस, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना, एंड टोकनाइजिंग, और वर्ड बाय वर्ड चीजों को लेना। टोकनाइजिंग मतलब वर्ड बाय वर्ड चीजों को लेना। तो डॉक्यूमेंट 1 क्या बन जाता है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला वर्ड बन गया, लव दूसरा वर्ड बन गया, स्टडिंग तीसरा वर्ड बन गया, एआई स्मॉल कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एआई को स्मॉल कर दिया डॉक्यूमेंट 2 में, इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, फिर टीचर्स का टी स्मॉल कर दिया, एंड स्टूडेंट एक्सप्लोर एआई को शॉर्ट कर दिया, टूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, टोकनाइजिंग के बाद ये बन गया। नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन ये करता है क्रिएट द डिक्शनरी वोकैब ऑफ यूनिक वर्ड्स फ्रॉम ऑल 3 डॉक्यूमेंट्स। तो आप नहीं भी कुछ पढ़े होंगे जीवन में तो भी कर लीजिएगा। यूनिक वर्ड्स का बनाना है, तो यूनिक वर्ड मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपीट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिपीट है, एक ही बार लेना है। एआई यहाँ रिपीट है, यहाँ एआई रिपीट है, आपको बस एक ही बार लेना है, ठीक है। तो जो बाकी यानी कि तीनों में से आपको जो है वो जो यूनिक है उसको एक बार ले लेना है। तो क्या क्या लीजिएगा उसमें, यहाँ लीजिएगा स्टूडेंट लव स्टडिंग एआई, ठीक है। अब ये सब नहीं आना चाहिए दोबारा, इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, टीचर्स एंड एक्सप्लोर टूल्स, मतलब वो सारे के सारे वर्ड्स जो डुप्लीकेट उनको हटा दिया, एक बार ही रखा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिक वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, गलती से 3 हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर डॉक्यूमेंट 3 यूजिंग डिक्शनरी, यानी हमें क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना है। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर जो होता है वो कैसे बनाते हैं वो समझिए। डॉक्यूमेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेक्टर क्या है, तो देखो पहले तो हम अपने डिक्शनरी को देखेंगे, यहां से स्टेप्स होता है, आंसर आपका कहां शुरू होता है, यहां शुरू होता है, ठीक है। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा लिखा है ताकि अगली बार से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सके। डिक्शनरी कौन कौन से भी है, तो सबसे पहले डॉक 1 है हमारे पास, डॉक 2 है हमारे पास, डॉक 3 है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट लव स्टडिंग एआई है, ठीक है। और डॉक 2 में क्या है, इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। डॉक 3 में क्या है, टीचर्स एंड एक्सप्लोर एआई है, टीचर्स एंड एक्सप्लोर एआई। देखो यहाँ पे टीचर एंड एक्सप्लोर एआई, मतलब इसमें से देखो आपको वही वर्ड्स लिखने हैं जो रिमूव किए जा चुके हो, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। अगर आप एक फाइनल डिक्शनरी बना रहे हो तो फाइनल डिक्शनरी में आप वही वर्ड्स रखोगे जो डुप्लीकेट नहीं हो। जैसे डॉक 1 में जो आ गया वो डॉक 2 में आप नहीं लोगे, डॉक 1 और डॉक 2 में जो आ गया वो आप डॉक 3 में नहीं लोगे, यही तो होता है यूनिकनेस। तो जो फाइनल डिक्शनरी क्रिएट हुआ वो ये हुआ, दिस इज फाइनल डिक्शनरी जो हमने क्रिएट किया था ना, यूनिक वाला। देखो तो ये क्रिएट किया था ना यूनिक वाला, यही वाला ना, ताकि डुप्लीकेट वर्ड ना आए। तो ये हमारा फाइनल डिक्शनरी है। स्टूडेंट लव स्टडिंग एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, टीचर्स एंड एक्सप्लोर टूल्स, ये हमारा फाइनल डिक्शनरी बना, तीनों को मिला के यूनिक। ये हम प्रोसेस कब अडॉप्ट करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने का जो पहला स्टेप है वो क्या है भैया, सबसे पहले जो भी आपका यूनिक वैल्यू उनको एक साथ लिख दो। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी यूनिक वैल्यूज है उनको एक बार लिख दो। नाउ आप सिर्फ डॉक्यूमेंट 3 को लो, जो डॉक्यूमेंट 3 में क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एआई टूल्स, ये है ना ओरिजिनल वाला लो, यू हैव टू टेक द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 3, ये है ना ओरिजिनल वाला, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एआई टूल्स, ठीक है, ले लिया यहाँ पे। चलो भैया, तो पहला स्टेप है कि डॉक्यूमेंट वेक्टर में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, क्रिएट यूनिक डिक्शनरी, यानी सबसे पहले आप क्या बना लो, यूनिक डिक्शनरी बना लो, TIONAR। यूनिक डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ, जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है। फिर टेक ओरिजिनल, ORIGINL, टेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट,
जिसका निकालना है, तो इसने किसका बोला भैया, डॉक्यूमेंट 3 का निकालना है, तो डॉक्यूमेंट 3 का आपने यहां निकाला भैया, इसमें ये चीज है। नाउ पुट 1, आपको एक पुट करना है, इफ द डिक्शनरी वर्ड अपीयर्स इन डॉक 3, ठीक है, यानी कि अगर डॉक 3 में जैसे इसको उठाना है और चेक करना है कि क्या ये स्टूडेंट वर्ड इस डिक्शनरी में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसके आगे हम 1 लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसका मतलब हमारा मेन जो डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने में काम आएगा वो किसका काम आएगा, तो डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने में मेरा काम आएगा ये वाला, यूनिक वाला, दिस वन, ठीक है। इसी को हम प्रिपेयर करेंगे बेस्ड ऑन दिस डॉक 3। जैसे स्टूडेंट आया है, हाँ तो स्टूडेंट आया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम उसके बदले, 1 लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लव आया है इसमें, तो इसमें लव है, बताओ लव है ना, इसमें नहीं है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। नाउ स्टडिंग है इसमें, नहीं स्टडिंग भी नहीं है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एआई इसमें एआई है, हाँ एआई है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही इज इसमें है, तो नहीं है, तो इसमें 0 आ गया। नेक्स्ट क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इसमें है, नहीं है, तो 0 आ गया। एजुकेशन इसमें है, एजुकेशन नहीं इसमें नहीं है, तो इसमें भी 0 आ गया। फिर टीचर्स इसमें है, डॉक 3 में, तो टीचर्स है, हाँ है, तो इसमें 1 आ गया। वैसे ही एंड है, तो एंड है, हाँ है, तो 1 आ गया। फिर वैसे ही एक्सप्लोर है, हाँ है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। और टूल्स है, तो हाँ टूल्स भी है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इन सबको आपको एक साथ लिख देना है, सिर्फ 1 0 0 ऐसे करके। तो देखो 1 1 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और 1। सो दिस इज द फाइनल डॉक्यूमेंट 3 वेक्टर। तो आप इसको स्टेप्स को छोटा करके भी लिख सकते हो, मुझे चूंकि समझाना था आपको तो मैंने पूरा प्रॉपर स्टेप्स में बताया आपको, राइट। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट वेक्टर। नाउ एक्सप्लेन हाउ बैग ऑफ वर्ड्स हेल्प इन फीचर एक्सट्रैक्शन। बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, तो आंसर क्या है, बैग ऑफ वर्ड्स कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू नंबर्स। यही है ना, कि कौन टेक्स्ट कितनी बार आया है, जितनी बार आएगा उसकी वेटेज उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड्स कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू नंबर ऑफ काउंटिंग वर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड कितनी बार आया है, जो वर्ड जितनी बार आया है उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस हेल्प्स मशीन लर्निंग मॉडल अंडरस्टैंड टेक्स्ट डेटा इजीली। इससे मशीन लर्निंग को ये हेल्प मिलती है कि जो है वो आपके डेटा को अच्छे से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में ऑर्डर से क्यों मतलब नहीं होता है, क्यों नहीं मतलब होता है। यहां पे हमने क्या किया भैया, स्टूडेंट को कितनी बार आया है वही देखना है, कब आया से क्या मतलब है। मान लो मेरा एआई 5 बार आया तो मेरा इंपॉर्टेंट तो एआई हो गया ना, पहले आया या बाद में आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हमको यहां आंसर लिखना है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज बैग ऑफ वर्ड्स ओनली काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड अपीयर्स। कितनी बार एक वर्ड जो है वो अपीयर होता है, नॉट द पोजीशन, किस पोजीशन पे अपीयर होता है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि आप आगे हैं तो जो है आपकी वेटेज ज्यादा है, या पीछे है तो वेटेज कम है, नहीं। आपकी वेटेज ज्यादा तब है जब आपकी टोटल नंबर ऑफ जो काउंटिंग है यानी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कहीं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बैग ऑफ वर्ड्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोजीशनिंग क्या है, फर्क किससे पड़ता है, कहां पे वो है, राइट। सो दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी। काफी बड़ा था लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस नहीं किए बल्कि उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो दैट सिमिलर क्वेश्चंस भी अगर आपको आते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से हैंडल कर सको। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।